गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए, आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है आप लोग का प्लांट हार्मोन्स है। और प्लांट हार्मोन्स में सर्वप्रथम देखते हैं कि जनरली जो प्लांट हार्मोन्स होता है वो दो ही प्रकार के होता है। ठीक, पहला होता है पीजीआर। पीजीआर मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरा होता है आपका प्लांट इनहिबिटिंग हार्मोन्स, मतलब एक वृद्धि को बढ़ाने वाला और दूसरा वृद्धि को रोकने वाले क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स को सर्वप्रथम किसने दिया था, बताया था थीमेट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, ये जो हार्मोन्स होता है प्लांट में अलग अलग जगहों में क्या होता है, उसका सिक्रेशन होता है। और हार्मोन्स एक प्रकार के क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो अपने टारगेट कोशिकाओं को क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्लियर है तक के? इसका सिक्रेशन परमानेंट नहीं होता, कोई डाउट नहीं पा। फिर कहता है कि जो प्लांट हार्मोन्स होगा उसमें से जो पहला हार्मोन हमको जो पढ़ाना था वो है आपका ऑक्सिन हार्मोन। तो ऊपर हेडिंग डालते हैं यहाँ पर ऑक्सिन। इधर समझिएगा ऑक्सिन हार्मोन्स। ठीक, कल बेसिक बताया था लेकिन आज समझिएगा ये ऑक्सिन हार्मोन्स को सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने कैनरी घास के कोलियोपेटल से आइसोलेट किया। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा कि ऑक्सिन हार्मोन्स का सर्वप्रथम किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन नामक साइंटिस्ट ने। कौन सा प्लांट से पूछेगा तो आपका कैनरी ग्रास से। इसे कहता है भाई कैनरी घास के किससे अलग किया गया, तो कोलियोपेटल से। इससे अलग किया गया, समझिएगा ये पौधे का बीज है। बीज क्या हुआ, एम्ब्रियो है। यहाँ से ऊपर क्या करेगा, नीचे कहलाता है माइक्रोराइजा वाला। ठीक, क्योंकि नीचे क्या बनाता है, रेडिकल बनाएगा और ऊपर क्या बनाएगा, प्लूम बनाएगा। तो जो प्लूम बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोलियोपेटल कहते हैं। जिसके अपेक्ष में कौन सा हार्मोन्स था, ऑक्सिन हार्मोन्स। क्लियर हुआ? उसको कहते हैं कोलियोपेटल कहते हैं। ठीक, अब कहता है ऑक्सिन हार्मोन्स। अब जो चार्ल्स डार्विन के अनुसार ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है ये प्लांट बॉडी के कहाँ होता है, तो अपेक्स में होता है। प्लांट बॉडी के कहाँ होगा, अपेक्स में। अब अपेक्स की बात आ रहा है तो केवल दो ही अपेक्स होता है। फर्स्ट होगा आपका शूट अपेक्स और सेकंड में होगा आपका कौन सा अपेक्स कहता है, रूट अपेक्स। इन्हीं दोनों जगह पे क्या होता है अभी आपका ऑक्सिन हार्मोन्स प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ? फिर कहता है ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है ये हमेशा रूट और शूट अपेक्स में क्या करता है, ग्रोथ करता है। और ये जो शूट अपेक्स और रूट अपेक्स का जो अग्रभाग होता है वहां पास क्या होगा प्रेजेंट में, बोला ऑक्सिन हार्मोन। इसी कारण जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो लाइट की तरफ क्या करता है, गति करता है। मतलब जिधर प्रकाश रहेगा पौधा का अपेक्ष भाग उधर भी क्या करेगा, मूव करेगा। अगर इधर से प्रकाश आ रहा है तो पौधे इधर मूव करेगा, अगर इधर से प्रकाश आ रहा है तो इधर ऐसे मूव करेगा। सूरजमुखी को देखे हो, उसका जो फ्लावर जिधर प्रकाश रहेगा उसी तरफ क्या करता है, वो मूव करता है, गति करता है। क्लियर है? आ गया समझ? है तो सूरजमुखी के पौधे को देखो आप बता सकते हैं कि कितना बजा है। आया समझ? आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। सूरजमुखी के पौधे के फ्लावर को अगर देख के आप बता सकते हो कि अभी इतना बचा है। क्लियर है? क्योंकि वो गति करता है, मूव करता है उसके हिसाब से। भाई ऐसा है, ये देखिएगा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे जाके समाप्त होता है, ये तो पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक, मतलब ऐसे ग्रोथ करता है। इधर देखिए जैसे ये गोल है, पृथ्वी गोल है ना, तो हमेशा ऐसे ग्रो करता है। ये इधर से उगेगा इधर डूबेगा। आया समझ? ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। क्लियर हुआ? फ्लावर भी मूव करते जाता है। आया समझ? जैसे देखिएगा ये रहता है ना, ये ऐसा ये हिस्सा में डिवाइड हो गया। क्लियर है तक के? आया कि नहीं आया? जैसे ये क्या होता है, ये 9 रहेगा, ठीक, ये 12 रहेगा, ये कितना है, ये
9 हुआ, ये 6 हुआ, 6 9 और क्या हुआ 12 हुआ, और ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा आपका 6। ऐसे ही मूव करता है। क्लियर है? आया समझ? क्लियर होता है। अरे पहले के लोग घड़ी नहीं था तो केवल अपने परछाई से देख के बता देते थे इतना बजा है, तो इसी का फार्मूला करता है। आया समझ? नहीं देखिए लगता है। ठीक, तो ये किसने दिया था आपका? चार्ल्स डार्विन ने। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था भाई आपका? चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? तो इसको लिखिएगा डार्विन का एक्सपेरिमेंट। पहला लिखिएगा डार्विन का एक्सपेरिमेंट। कैसने एक्सपेरिमेंट किया था समझिए इसको। इधर देखिएगा डार्विन का एक्सपेरिमेंट। इधर समझिए डार्विन का एक्सपेरिमेंट। सर्वप्रथम ये पौधा का क्या है? अपेक्स भाग है, और ये प्लांट बॉडी का क्या है? आपका रूट है। प्लांट बॉडी का क्या है भी? आपका रूट है। क्लियर हुआ? अब प्लांट बॉडी का रूट है, और इसको हम क्या है? इसी रख दिए। रखने के पश्चात इस पौधे को हम क्या दिए? लाइट दिए। क्या दिए इस पौधा को? यहाँ से लाइट दिए। क्या दिए भाई? लाइट दिए। तो जब लाइट दिए तो पौधे के जो अपेक्ष भाग था वो प्रकाश की तरफ क्या करने लगा? मूव करने लगा। प्रकाश की तरफ क्या कर दिया? मूव कर दिया। मतलब प्रकाश की दिशा पे क्या हो गया? मुड़ गया। तो उससे सिद्ध हो गया कि पौधे के अपेक्ष में कौन सा हार्मोन होता है भी? आपका ऑब्जेक्ट हार्मोन होता है। ये हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। ये तो पहला में मूव कर दिया। दूसरा उन्होंने ये देखा कि पौधे के अपेक्ष भाग को उन्होंने क्या कर दिया? काट दिया। और काटने के पश्चात उसको क्या दिया? लाइट दिया। काटने के पश्चात उसको क्या दिया? लाइट दिया। तो वो प्रकाश की तरफ गति नहीं किया। तो इससे सिद्ध हो गया कि केवल पौधे के अपेक्ष भाग में क्या रहता है भी? आपका ऑब्जेक्ट हार्मोन। आया समझ? नहीं आया? पक्का क्लियर ना? तक जैसे आपके बाल में दुमुहा होता है, देखे हो बाल? देखे हो ना दुमुहा? दुमुहा होता है तो उसको जब काटते हो तभी पौधे उसके क्या होता है? वृद्धि होता है। दुमुहा होता है तो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो रुक जाती है तो वहां से शाखा निकलता है क्या? नहीं निकलता। लेकिन प्लांट में ऐसे क्या निकलेगा? यहाँ से शाखाएं निकलती, ब्रांच निकलती है। ठीक है? अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि प्लांट बॉडी के मतलब पौधे के अपेक्ष में क्या होता है? ऑक्सीजन हार्मोन होता है। अगर पौधे के अपेक्ष भाग को काट दिया जाए तो क्या होगा? तो बहुत सारे वहां से क्या निकलेगी? ब्रांचेस निकलेगी, शाखाएं निकलेगी। आया समझ? है कोई डाउट कहीं पास यार? दूसरा एक्सपेरिमेंट लिखिए चलिए, बायसन एवं जैनसन का एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ नहीं लिखिए। अरे भैया जब प्रकाश दिए तो पौधे के अपेक्ष भाग क्या किया? प्रकाश की तरफ गति किया। लेकिन पौधे के अपेक्ष भाग को काट दिया जाए तो प्रकाश की ओर गति नहीं किया। ये चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसका एक्सपेरिमेंट किया था। हो गया? दूसरा लिखिए बायसन एंड जॉनसन का। दूसरा लिखिएगा बायसन एंड जॉनसन का। सेकेंड नंबर लिखिएगा बायसन एंड जॉनसन का एक्सपेरिमेंट। इसको समझिएगा बायसन और जॉनसन के एक्सपेरिमेंट क्या कहता है भाई? इधर समझिएगा आप लोग। सर्वप्रथम बायसन और जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इस पौधे के अपेक्ष भाग को क्या किया? उन्होंने काट दिया। अपेक्ष भाग को क्या कर दिया? पौधे के काट दिया। और काटने के पश्चात इसको क्या दिया? प्रकाश दिया। ये प्रकाश की तरफ गति करेगा क्या? प्रकाश की तरफ नहीं गति किया। जबकि पुनः कटे हुए भाग था, कटे हुए क्या था? भाग था। उसके ऊपर जिलेटिन का क्या लगा दिया? उन्होंने परत लगा दिया।
किसका परत लगाया उन्होंने? जिलेटिन का परत लगाया। किसका परत लगा दिया? जिलेटिन का परत लगाया। और जिलेटिन का परत लगाने के पश्चात जो कटा हुआ भाग था उसके ऊपर मिला के क्या कर दिया उन्होंने? चिपका दिया। और चिपकाने के पश्चात जब इन्होंने क्या दिया? लाइट दिया, तो प्रकाश की तरफ इन्होंने क्या किया? मूव किया। इससे यही सिद्ध होता है कि प्लांट बॉडी की अपेक्ष में कौन सा हार्मोन्स होता है? ऑक्सीजन हार्मोन। आया समझ? मतलब पौधे का क्या लिया? प्लांट लिया। पौधे के फोलियो पेटल के भाग को क्या कर दिया? काट दिया। काटने के पश्चात उन्होंने क्या दिया? प्रकाश दिया। तो प्रकाश की तरफ नहीं गति किया। कटे हुए भाग के मध्य में क्या किया इन्होंने? जिलेटिन का परत लगा दिया। और जिलेटिन एक परत लगा देते हैं, जैसे किसी भी चीज का परत लगा देते हैं ना, ठीक? हाँ, वो पेपर समझ लो या परत बोल दो। किसका लगा दिया भाई? जिलेटिन का पेपर लगा दिया। और पेपर लगाने के पश्चात कटे हुए भाग को इसके ऊपर क्या कर दिया? रख दिया और प्रकाश दिया। तो प्रकाश की तरफ उन्होंने क्या किया? गति किया। तो इससे सिद्ध हो गया कि प्लांट बॉडी के अपेक्ष में कौन सा हार्मोन्स होता है? तो ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है, जो प्रकाश की तरफ क्या करेगा भाई? गति करता है। हाँ, प्रियंका, रेखा, कमलेश, माधुरी, शिव, संजीव। क्या बोले संजीव? प्रकाश की तरफ गति करेगा ना यार। जब वो कटा हुआ भाग रहेगा उसके ऊपर जिलेटिन का परत लगाएंगे और कटा हुआ भाग को रख देंगे तो प्रकाश की तरफ क्या करेगा? वो गति करेगा। हाँ, जिलेटिन का अगर नहीं रखेंगे तब भी वो ग्रोथ करेगा। मतलब ऐसी अपेक्स को रखते हैं। हाँ, अपेक्स की प्लांट बॉडी का अपेक्स में केवल क्या होता है? ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है। उसे कुछ भी परत रख दो ना, वो ग्रो करेगा ही। मतलब उसको अगर नहीं लगाएंगे अपेक्स को तो नहीं ग्रोथ करेगा, ये बोलता है। अभी बता रहे ना तीसरा एक्सपेरिमेंट में लिखिए। तीसरा एक्सपेरिमेंट लिखिएगा, पाल का एक्सपेरिमेंट। इसका एक्सपेरिमेंट कहता है भाई पाल का एक्सपेरिमेंट। तीसरा लिखिएगा पाल का एक्सपेरिमेंट। अगर पूछा आपसे बैसन ने जैसन ने कौन सा किसका उपयोग किया था, तो जिलेटिन के परत का उपयोग किया था। आया समझ यार? तीसरा लिखिएगा पाल का एक्सपेरिमेंट। ये देखिए पाल क्या कहा किया कि एक पौधा लिया। क्या लिया भाई? आपका ये पौधा लिया और पौधा लेने के पश्चात इस पौधे के अपेक्ष भाग को उन्होंने क्या कर दिया? काट दिया। अपेक्ष भाग को क्या कर दिया? काट दिया। और काटने के पश्चात उसी पौधे में आधा खसका कर मतलब समझ गए ना? स्लाइडिंग मतलब ऐसे खसका के उस पौधे पे क्या कर दिया उन्होंने? रख दिया। क्या कर दिया उन्होंने? खसका के रख दिया। और रखने के पश्चात इसको क्या दिया? लाइट दिया। तो लाइट दिया, उन्होंने देखा कि पौधे के जो अपेक्ष भाग था, जो खसका हुआ भाग था, वो प्रकाश की तरफ क्या हो गया? झुक गया। इससे सिद्ध हो गया कि प्लांट बॉडी के अपेक्ष में कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीजन हार्मोन। आया समझ यार? जैसे मान लीजिएगा ये प्लांट है, ये देखिएगा, ये ऐसा पौधा है, ये देखिएगा प्लांट है ना ऐसे। अब ये ऐसे पौधे हैं तो ये अपेक्ष भाग क्या करेगा? प्रकाश की तरफ गति कर रहा है। तो इसको आधा ऐसे खसका के रख दिया, तभी वो प्रकाश की तरफ क्या करने लगा? वो मूव करने लगा। मतलब सिद्ध हो गया कि प्लांट बॉडी के अपेक्ष में कौन सा हार्मोन होता है? तो ऑक्सीजन हार्मोन होता है। चौथा एक्सपेरिमेंट लिखिएगा। हो गया? तीसरा लिखिएगा FW वांट का एक्सपेरिमेंट। चौथा लिखिएगा FW वांट का एक्सपेरिमेंट। ये 1928 में दिया था, 1928 में दिया था। जिस समय निमोनियोकोकस हुआ था ना, लिपिड ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, उसी समय इसी को देखा था FW वांट। ध्यान समझिएगा, ये जो FW वांट नामक वैज्ञानिक ने
सर्वप्रथम एक टेस्ट किया था जिसको कहते हैं एवेना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं। अगर पूछा आपसे ऑक्सीजन हार्मोन्स में कौन सा टेस्ट देखा गया है, तो एवेना कर्वेचर टेस्ट देखा गया है। कौन सा प्लांट में देखा गया है, तो लिखिएगा जई के पौधे में देखा गया। कौन सा पौधे में देखा गया है, जई के पौधे में। इधर ध्यान से समझिए भाई आप लोग। पूछा आपसे FW वांट ने कौन सा टेस्ट देखा था, तो कौन सा टेस्ट होगा, एवेना कर्वेचर टेस्ट। पूछा ऑक्सीजन हार्मोन्स के लिए कौन सा टेस्ट किया, तो FW वांट ने तो एवेना कर्वेचर टेस्ट। कौन सा प्लांट में किया, जई के पौधे में। अब उन्होंने क्या किया, जई का पौधा लिया और जई है ना, हाँ ठीक। तो जई के पौधे में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट लिया और बहुत सारे प्लांट लेने के पश्चात इन सभी के कोलियोपेटल को क्या किया उन्होंने, अलग कर लिया। कोलियोपेटल को क्या कर लिया, अलग कर लिया। अलग कर लिया मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जई के पौधे के जो कोलियोपेटल भाग को उन्होंने क्या किया, काट दिया और काटने के पश्चात उन्होंने क्या किया, अगर का एक ब्लॉक रखा था। कौन सा ब्लॉक रखा था, अगर का ब्लॉक रखा था। जैसे किसी पौधा को उगाने के लिए देखिए ना, ऐसे रखा रहता है, छोटे छोटे डिब्बा रहता है कि नहीं रहता है, तो वैसे उसी प्रकार के क्या किया उन्होंने, अगर का ब्लॉक रखा और ब्लॉक रखने के पश्चात जो कटा हुआ जो कोलियोपेटल था वो सभी ब्लॉक उन्होंने क्या कर दिया, रख दिया। क्या किया उन्होंने भाई, रख दिया। और रखने के पश्चात उन्होंने कुछ दिनों के बाद देखा कि ये तीनों सभी प्रकाश की तरफ अपेक्षा भाग क्या करने लगा, गति करने लगा। और गति करने के पश्चात पौधे के अपेक्ष भाग नए पत्ती का क्या करने लगा, वो निर्माण करने लगा। किसका निर्माण करने लगा, नए पत्ती का निर्माण करने लगा। और इधर नीचे किसका निर्माण हो गया भाई, रूट का निर्माण हो गया। तो इससे सिद्ध हो गया कि प्लांट बॉडी की इधर के अपेक्षा और इधर के अपेक्षा में कौन सा हार्मोन होता है भाई, आपका ऑक्सीजन हार्मोन। सभी के में नहीं, सभी को वैसे ही करने लगा। नहीं आया समझ, जैसे समझिएगा। FW1 ने कौन सा टेस्ट देखा, एवेना कर्वेचर टेस्ट। कौन सा प्लांट में देखा, जई के पौधे पे। जई के पौधे के सभी कोलियोपेटल को क्या किया उन्होंने, काट लिया और कटिंग करने के बाद उन्होंने अगर के ब्लॉक में क्या कर दिया, रख दिया। अब अगर के ब्लॉक में पूरा क्या है, न्यूट्रिशन है। अगर के ब्लॉक में क्या है, न्यूट्रिशन है। तो इन्होंने प्रकाश दिया तो प्रकाश की तरफ क्या करने लगा, वो गति करने लगा। और गति करने के पश्चात कुछ दिनों में देखा कि प्लांट बॉडी के जो कटा हुआ भाग था वहां से क्या निकलने लगा, पत्ती निकलने लगा। और नीचे किसका निर्माण होने लगा भाई, आपका रूट का निर्माण होने लगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि प्लांट बॉडी के अपेक्षा में कौन सा हार्मोन्स होता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है। हो गया, लिख लिए, लिखे यार दीप्ति। ये अगर का ब्लॉक है, तो हाँ ये इसका नाम क्या है, अगर? हाँ, अगर का ही ब्लॉक बोलते हैं उसको। इसके अंदर पूरा खाद वगैरह रहा होगा, उसको हटा दो। चलिए, अगर का ब्लॉक किस चीज से बना रहता है सर? अगर का ब्लॉक क्या, मतलब कोई भी एक पुट्ठा टाइप का रहता है जिसमें न्यूट्रिएंट रहता है। और अगर जैसे आप लोग जानते हैं ना, अगर ग्रो कराते हैं जो सवाल से बनता है रे, क्लोरीन से। तो कुछ ही सवाल है क्या सर? वही तो यार, क्यूफाइटा ग्रुप का सवाल है। मतलब क्या है, न्यूट्रिशन तो है वो सवाल में इसको ठीक। जला दो। अरे न्यूट्रिशन है वही अगर जो सवाल से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए लिख लिया यहाँ तक यार। और लिखिएगा एवेना कर्वेचर टेस्ट के प्रभाव को बायोसी कहते हैं, इसको लिखिएगा। कभी कभी पूछता है बायोसी क्या है, तो लिखिएगा एवेना कर्वेचर के टेस्ट के प्रभाव को ही बायोसी कहा जाता है। लिखिएगा एवेना कर्वेचर टेस्ट के प्रभाव को ही बायोसी कहा जाता है। अब हेडिंग डालिएगा केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। हेडिंग डालिएगा केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। हेडिंग डालेंगे भाई आप लोग केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। लिखिएगा केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन।
अब देखते हैं जो केमिकल नेचर होता है ऑक्सीजन का। ठीक, तो ऑक्सीजन में देखिएगा अलग अलग ऑक्सीजन होता है केमिकल नेचर। जैसे कि सर्वप्रथम क्या किया था कि कोगल और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने, कौन सा नामक वैज्ञानिक ने, कोगल एंड स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य के यूरिन से, किससे, मनुष्य के यूरिन से ऑक्सीजन हार्मोन्स को क्या किया, उन्होंने सिंथेसिस किया, अलग किया था। क्या किया था भाई, ऑक्सीजन हार्मोन्स को अलग किया था। और ऑक्सीजन हार्मोन्स को जब अलग किया तो इसका फार्मूला जो दिया था वो कितना था भाई, कार्बन 18, हाइड्रोजन 32 और ऑक्सीजन कितना था भाई आपका 5 दिया। यही ऑक्सीजन का क्या नाम दिया था, नाम दिया था। अगर आपसे पूछा कोगल और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य के यूरिन से कौन सा हार्मोन्स को अलग किया गया पूछेगा तो ऑक्सीजन हार्मोन्स को। कौन सा हार्मोन्स को, ऑक्सीजन हार्मोन्स को। और इस ऑक्सीजन हार्मोन्स को जो नाम दिया था उसको कहा था IAA दिया था। IAA मतलब समझते हो, इंडोल एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। लिखिएगा IAA मतलब ये नेचुरल हार्मोन्स है, इसको कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये क्या बोले, IAA को, IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये मनुष्य की यूरिन से प्राप्त किया गया हार्मोन्स है। यूरिन से ऑक्सीजन और इंडोल एसिटिक एसिड दोनों प्राप्त किया जाता है। अरे गधो, कोगल एंड स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने कौन सा हार्मोन मतलब यूरिन से कौन किसको अलग किया गया है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हार्मोन्स का ये नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसके अलावा मनुष्य के यूरिन के अलावा और बहुत सारे चीज है जहां से ऑक्सीजन हार्मोन्स को क्या किया है, अलग किया है। जैसे आपको बोलता है ऑक्सीजन ए, कौन सा कहता है भाई आपका, ऑक्सीजन ए। इसका फार्मूला लिखेंगे, ये काम का है। ऑक्सीजन ए का लिखिएगा आप लोग, इसका फार्मूला लिखिए C18, हाइड्रोजन 32, ऑक्सीजन 5। लिखिएगा, लिखिएगा ऑक्सीजन हार्मोन्स ए। लिखिए आप लोग, एल्कोहल और जल और क्लोरोफॉर्म में विलय होता है। लिखिएगा एल्कोहल, एल्कोहल, जल, ईथर एवं क्लोरोफॉर्म में विलय होता है। इधर समझिएगा, ऑक्सीजन ए हार्मोन जो होता है वो जल में, क्लोरोफॉर्म में, एथिल अल्कोहल पे, इन सभी में क्या होता है, विलय नेचर का होता है। मतलब कुल मिला के सभी प्रकार के ऑक्सीजन हार्मोन्स क्या होता है, विलय नेचर होता है। मतलब जल में क्या हो जाता है, या अल्कोहल में घुल जाता है, घुलनशील होता है। ये कौन होगा भाई आपका, ऑक्सीजन ए का फार्मूला। उसी प्रकार से लिखिएगा ऑक्सीजन बी का फार्मूला, ऑक्सीजन बी का फार्मूला C18, हाइड्रोजन 30, ऑक्सीजन 4। ये ऑक्सीजन बी का फार्मूला। लिखिएगा ऑक्सीजन हार्मोन्स बी साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटेड है। लिखिएगा साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटेड है, साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटेड है। अगर आपसे पूछा कि ऑक्सीजन हार्मोन्स को किससे अलग किया गया है तो साइक्लोपेंटेन से अलग किया गया, मतलब व्युत्पन्न बनाया गया, डेरिवेटेड है। वो यहाँ तक है। इसके अलावा और लिखिएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इधर समझिएगा इसको, ये तो है आपको, इधर देखिएगा इंडोल एसिटिक एसिड है ना, लेकिन यहाँ लिख दिया इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या लिखा अभी आपका, 3 एसिटिक एसिड। ये अधिक मात्रा में हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है,
में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? प्लांट्स में। इसके अलावा ये किसमें मिलेगा? फंगस में। इसके अलावा किसमें मिलेगा? बैक्टीरिया पे। देखिएगा, इसके अलावा फंगस और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अधिक मात्रा में होता है तो ये राइजोपस में होगा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ठीक, क्यों पूछता है? क्योंकि अभी तक के हम पढ़े हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन्स केवल किसमें मिलता है? प्लांट्स में मिलता है। लेकिन अगर पूछेगा कि बैक्टीरिया, फंगस या राइजोपस में मिलेगा कि नहीं, तो हाँ, ऑक्सीजन हार्मोन्स क्या होगा? मिलेगा। लेकिन किस प्रकार के ऑक्सीजन हार्मोन्स मिलेगा? तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड मिलेगा। क्लियर है तक के? अब लिखिएगा सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन्स। अब देखते हैं ऑक्सीजन हार्मोन्स का संश्लेषण कहाँ होता है, बनता कहाँ है। चलिए लिखिएगा भाई, सिंथेसिस किसी के घर में कोई टेलर है क्या? चलिए अब लिखिएगा आप लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन। लिखिएगा सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछता है यार सिंथेसिस ऑक्सीजन से। ठीक, कौन सा क्वेश्चन पूछता है भी आपका? यही वाला हार्मोन्स को पूछता है। ठीक, तो इस सिंथेसिस का मतलब समझिएगा। मतलब कहता है ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन क्या होता है? बी। ये दोनों क्या होता है? सिंथेसिस ऑक्सीजन हार्मोन्स है। मतलब संश्लेषण किया गया, क्योंकि इन दोनों का जो निर्माण होता है वो ट्रिप्टोफेन ए और ट्रिप्टोफेन बी में होता है। अगर पूछा आपसे ऑक्सीजन हार्मोन्स का सिंथेसिस कहाँ होगा, तो कहाँ होगा संश्लेषण आपका? ट्रिप्टोफेन ए और ट्रिप्टोफेन बी में होता इसका संश्लेषण। ठीक, कहाँ होगा पूछेगा तो ट्रिप्टोफेन ए और ट्रिप्टोफेन बी में संश्लेषण होगा। किसका? ऑक्सीजन हार्मोन्स का। तो यहाँ तक के अब कुछ ऑक्सीजन हार्मोन्स का नाम देखते हैं। कुछ ऑक्सीजन हार्मोन्स का क्या देखते हैं भाई? नाम देखते हैं। तो नाम में पहला लिखेंगे आप लोग, इधर देखिएगा, सबका नाम अलग अलग है। मैं नाम लिखवा दे रहा हूं, आप लोग समझिएगा। पहला नाम लिखिएगा आप लोग बेंजीन के डेरिवेटेड। बेंजेन डेरिवेटेड, इसको लिख लीजिए, फिर समझाता हूं मैं आपसे। इधर देखिएगा, ये प्लांट हार्मोन्स है। ये प्लांट हार्मोन्स में पहला क्या बताया था? ऑक्सीजन, जिसका हम क्या देख रहे हैं भैया? अपन सिंथेसिस देख रहे हैं। सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण। तो कहाँ बनता है? पहले बताया था मैं आप लोग को, ट्रिप्टोफेन ए और ट्रिप्टोफेन बी में बनता। पूरा ट्रिप्टोफेन नहीं लिखता है, केवल क्या दे देता है? TRA बस दे देता है। TRA और TRAB, इसका निर्माण करता है, दे देता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स का आया समझ आता क्या? क्लियर हुआ? अब कहता है देखिएगा, जो ऑक्सीजन हार्मोन्स का जो सिंथेसिस होता है वो 3 रूप में होता है। पहला डेरिवेटेड है। किसका डेरिवेटेड है? बेंजीन का डेरिवेटेड। दूसरा किसको डेरिवेटेड है? आपका इंडोल का डेरिवेटेड है। और तीसरा किसका डेरिवेटेड है? तो नेफ्थेलिन का डेरिवेटेड है। इन्हीं तीनों से बनता है। तो पहला होता है PAA। PAA जिसको कहते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं भाई इसको? फिनाइल एसिटिक एसिड। दूसरा होता है POA, कहते हैं फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे भाई इसको? फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी है ना, OXY है ना, नहीं? ठीक है, क्या कहते हैं भाई? फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला होता है 2,4-D। तो आपको हर कोई जानता है 2,4-D क्या है। 2,4-D मतलब जितने भी जो बेंजोइक डेरिवेटेड होता है, हमेशा खरपतवार को क्या करता है? नष्ट करता है, मारता है। तो जो 2,4-D होता है, इसको खरपतवार के नाम से जाना जाता है।
वीड्स प्लांट्स को क्या करता है, नर्स करता है। और जितने भी जो वीड्स प्लांट्स होते हैं वो हमेशा डाइकोटिलीडन का प्लांट्स होता है। कैसा होता है, डाइकोटिलीडन, मतलब हमेशा द्विबीजपत्री पौधे क्या होता है, खरपतवार होता है। एक बीजपत्री पौधे खरपतवार नहीं होता, क्योंकि जो 2,4-D होता है अधिकतर क्या होता है, डाइकोटिलीडन होता है। और उसी डाइकोटिलीडन के प्लांट को क्या करता है, नष्ट करता है। वो नष्ट करता है तो 2,4-D। ठीक, तो इसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। क्लियर है था क्या? अब यही पास अगर 2,4,5-D हो जाता, 2,5-D हो जाता तो कंफ्यूज नहीं होते। 2,5-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, सेम नाम रहेगा, 4 के जगह में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आया समझ? तो ये दोनों ग्रुप क्या होगा आपका, खरपतवार होगा। लेकिन दोनों किसका डेरिवेटेड है पूछेगा तो बेंजोन को। इन चारों में से किसी एक का नाम दे देगा, पूछेगा किसका डेरिवेटेड है, किसका डेरिवेटेड होगा, बेंजेन का डेरिवेटेड होगा। आया समझ? दूसरा कहता है इंडोल एंड डेरिवेटेड। तो इंडोल का 3 बताया मैं आप लोग को। पहला होता है IPA, जिसको कहते हैं देखिएगा इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई आपका, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं। और ये तो पता है IBA मतलब इंडोल ब्यूटरिक एसिड, IA इंडोल एसिटिक एसिड। क्लियर होता क्या? तीसरा नैप्थेलिक डेरिवेटेड, तो इसमें केवल NaA आता है, जिसको कहता है नैप्थेलिक एसिटिक एसिड आएगा। क्लियर हुआ? ये डेरिवेटेड हो गया। अब इसका संश्लेषण बता दिया मैं आप लोग को, कहाँ होता है संश्लेषण, तो आपका ट्रिप्टोफेन है और ट्रिप्टोफेन B में बताया। ठीक, अब अगला लिखिएगा इसका, इन सारे का संश्लेषण, हाँ ये सभी का संश्लेषण हो गया। ठीक, अब अगला हेडिंग डालिएगा इसका उपयोग, मतलब किसमें इसका उपयोग किया जाता है। लिखिएगा पहला होता है कटो तनों से जड़े का निर्माण। पहला लिखिएगा कटे तने से जड़ का निर्माण। कटे तने से जड़ का निर्माण मतलब समझते हो, जब गुलाब का कटिंग करते हो और मिट्टी में लगाते हो तो दोनों के अपेक्ष भाग से एक से क्या निकलता है, शूट अपेक्ष, और दूसरे से क्या निकलता है, रूट अपेक्ष। मतलब एक से रूट निकलता है, दूसरे से क्या निकलेगा, पत्ती निकलता है। गौर किए हो? नहीं किए होगे तो ध्यान देख लो कैसे निकलता है। ये देखिएगा जैसे हम गुलाब का कटिंग करते हैं तो कटिंग करते हैं तो ऐसे कटिंग रहता है, गौर किए हो यार, ऐसी रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? जब ऐसी रहता है तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऐसे पत्ती निकलता है, और यहाँ से ऐसे क्या निकलेगा, रूट निकलता है। दोनों एक ही दिशा से नहीं निकलता है। आया समझ? नहीं आता? हमेशा जब भी कटिंग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। आया समझ? और जैसे कि ये तना है तो तना का जैसे यहाँ से यहाँ कट कर लिए तो तना को कभी भी उल्टा नहीं लगाया जाता। आया समझ? और तना का कांटा हमेशा कहाँ रहता है रे, कहाँ रहता तने के कांटा, हमेशा नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, क्योंकि एक बार उस गुलाब में डूब सकते हो लेकिन वहां से निकलना क्या होता है, मुश्किल होता है। मतलब कांटे की झाड़ी में गुलाब की पूरा झाड़ी रहेगा, वहां आपको ऐसे फेंकेंगे तो आपके शरीर पे कांटा नहीं लगेगा, लेकिन जब वहां से निकालेंगे तो आपके शरीर में क्या निकलेगा, कांटा। इसलिए उस चीज में डूबना क्या है, आसान है, लेकिन निकलना क्या है, मुश्किल है। समझ गया हम जब हम बोलना चाह रहे हैं? क्लियर हुआ? अब आप लोग कह दो, क्लियर हुआ? समझ गए यार? इधर आया समझ गया? मतलब हमेशा कहता ये है, हमेशा इसको सीधा ही लगाना चाहिए। उल्टा लगाओगे तो क्या होता है, इसकी ग्रोथ नहीं होती। देखे ना कि गुलाब लेके आते हैं लोग उल्टा लगा देते हैं, उसकी ग्रोथ उसकी नहीं होती। हमेशा वो उसको जब सीधा रहेगा तभी उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक, तो किसका निर्माण होता है, कटे हुए तना से किसका निर्माण होगा भाई, एक तरफ पत्ती का निर्माण होगा और दूसरी तरफ किसका निर्माण होगा, जड़ का निर्माण होगा। दूसरा लिखिएगा सेल फॉर्मेशन, कोशिका वर्धीकरण। देखिएगा कोशिका निर्माण में
कोशिका निर्माण में। अब इधर समझिएगा, जब कोई प्लांट का क्या होते हैं, ब्रांच नहीं हो पाती, ब्रांच नहीं हो पाती। आपके घर में कोई पौधा है, उस पौधे में आप ऑक्सीजन हार्मोन्स को छिड़क दो। कौन सा हार्मोन्स को? ऑक्सीजन हार्मोन्स को छिड़कोगे तो पौधे क्या होगा? ग्रो करेगा। ठीक, तो पहला क्या हुआ? कोशिका के निर्माण में। तीसरा लिखिएगा एप्सिएशन में, लिखिएगा एप्सिएशन, विलगन। अब इधर समझिएगा, विलगन क्या है इसको समझिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। विलगन मतलब होता है एप्सिएशन। एप्सिएशन मतलब समझते हो? कोई भी पौधे की पत्ती या फल पकने के पहले क्या होना? गिर जाना, वो क्या कहलाता है? विलगन कहलाता है, एप्सिएशन कहलाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इधर समझिएगा, ये तना है, ये क्या है? तना है। इधर समझ लो पहले यार, ये तना है और ये तना का क्या है? पौधे की पत्ती है। अब ये पत्ती पे कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीजन हार्मोन। तना में भी कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीजन हार्मोन। अब पत्ती में ऑक्सीजन हार्मोन्स की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और इस पेटियोल पे यहाँ पास ऑक्सीजन हार्मोन्स की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा हो गया और तना में क्या हो गया? कम हो गया, तो यहाँ से पत्ती टूट के क्या हो जाएगा? अलग। तो वो क्या कहलाएगा? एप्सिएशन, विलगन कहलाता है। तो विलगन की क्रिया को रोकने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन्स का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आया समझ यार? तो लिखिएगा, विलगन की क्रिया को रोकने के ऑक्सीजन हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उपयोग करने के केवल दो ऑक्सीजन हार्मोन्स का उपयोग करते हैं। पहला होता है 2,4-D का और दूसरा होता है NAA का, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का। जैसे सेब, नाशपाती, संतरा, इन सब में अधिक मात्रा में क्या होता है? छिड़काव करना पड़ता है। सेब, नाशपाती और संतरा में, तभी यह एप्सिएशन की क्रिया क्या होती है? रुकती है, नहीं तो जल्दी झड़ जाएगा वो। जो है वो खरपतवार नियंत्रक है। हाँ, तो इसमें डालेंगे तो उसको इसमें भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब ठीक है। और खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए 2,4-D बता ही दिया हमने आपको। कि क्या बोलते हैं, जो बड़े पौधे हैं उनमें ऑक्सीजन बढ़ाता होगा, छोटे नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स का संश्लेषण अलग अलग है। हाँ, तो करेगा ना यार। जैसे कि देखिएगा, अगर ज्यादा ऑक्सीजन हार्मोन डाल देंगे तो पौधा ज्यादा ग्रोथ करेगा। जब ज्यादा ग्रोथ करेगा तो ऐसे उसकी कमर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। अभी देखोगे ना, देखना ना, दुश्मन को अगर खेत को बर्बाद करना है तो उसके खेत में क्या चीज दो? ऑक्सीजन हार्मोन। तो उसकी प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। और फल फूल लगेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो उसका स्टेम क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, झुक जाएगा और फसल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। जैसे ये देखिएगा, इस बच्ची को देख लो और उस बच्ची को देख लो, जल्दी किसका कमर छूटेगा? क्लियर हुआ? आया समझ यार? तो उसी प्रकार से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, अभी क्या है देखिएगा ना, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या दूसरी अगला लिखिएगा पुष्पन क्रिया के लिए। अगला लिखिए पुष्पन क्रिया के लिए। अब इधर समझिएगा, पुष्पन क्रिया के लिए कैसा होता है, इधर समझिएगा, इधर ध्यान समझिएगा। अब जब हम पुष्पन क्रिया के लिए, कौन सी क्रिया के लिए कहता है? पुष्पन क्रिया के लिए जब हम ऑक्सीजन हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, कौन सा हार्मोन्स का? ऑक्सीजन हार्मोन्स का जब उपयोग करते हैं पुष्पन के लिए, तो पुष्पन की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। जब हम किसी पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन्स का छिड़काव करेंगे तो उस पौधे में पुष्पन की क्रिया नहीं होगी, केवल प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ होगी। लेकिन कुछ पौधों में पुष्पन की क्रिया को क्या करता है? बढ़ावा देता है। बढ़ावा देता है मतलब पुष्पन की क्रिया को वो जल्दी लाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिखिएगा कपास और अनाज। अरे वो प्रकाश की तरफ गति करता है, बोला था। लिखिएगा अनानास।
इधर समझिएगा। अब हम भी देखे हैं ना, आप भी देखे होगा अनानास में फ्लावर, ठीक, फ्लावर देखे हो क्या अनानास में? हम भी नहीं देखे हैं। इधर समझिएगा, पुष्पन की क्रिया मतलब ये कहता है कि किसी पौधे में पुष्पन की क्रिया जब नहीं होती है, ठीक, जैसे आपको पता है कि किसी पौधे में अगर हम आंतरिक हार्मोन डालते हैं तो पौधे का केवल क्या करेगा, ग्रोथ होगा, उसमें पुष्पन की क्रिया रुक जाती है। लेकिन जिस पौधे में पुष्पन की क्रिया नहीं आती है, उस पौधे में अगर पुष्पन की क्रिया के लिए अगर हम आंतरिक हार्मोन को डालेंगे तो उसमें जल्दी क्या करेगा भाई, पुष्पन की क्रिया होगी। जैसे कौन सा पौधा मैं बोला आपको, पहला कपास और दूसरा क्या होता है आपका अनानास में, ठीक। तीसरा लिखिएगा, बीज रहित फलों का उत्पादन। बीज रहित फलों का उत्पादन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी। प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी लिखिएगा। प्रोडक्शन आप क्या लिखिए भाई, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब समझते हो, मतलब बीज रहित फलों का निर्माण। इधर देखिएगा, बीज रहित फलों मतलब क्या होता है, विथआउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना निषेचन के ही फल के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। तो केवल आंतरिक हार्मोन अगर छिड़क दिए फूल पे, तो फूल में छिड़क देंगे तो उसमें निषेचन की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, केवल क्या होता है उससे फल का निर्माण होगा। तो वो क्रिया क्या कहलाएगा हमारा भाई, पार्थिनोकार्पी। कोई एक पार्थिनोकार्पिक पौधा का नाम बताओ, चलो यार नाम बताओ हमको यार। केला, अंगूर, ये सब क्या है, सेब, ये पार्थिनोकार्पी। जहाँ पर लिखिएगा टमाटर, केला, संतरा, अंगूर। सर टमाटर में तो बीज रहेगा। हाँ ठीक है ना, वो लेकिन वो पार्थिनोकार्पी है। टमाटर ठीक। केला मतलब इसका इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डायरेक्ट ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट का फॉर्मेशन में जाता है इसमें, ठीक। लिखिएगा टमाटर, केला, संतरा, अंगूर। और कौन सा हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, तो हार्मोन्स लिखिएगा IA का उपयोग करते हैं, IBA का उपयोग करते हैं, और तीसरा हाँ हो गया, और तीसरा NA का उपयोग करते हैं, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं एपिकल डोमिनेंस। अब अगला हेडिंग डालिएगा, इसी का ही है इसका उपयोग, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब होता है शीर्ष प्रमुखता। इसका मतलब समझिएगा, शीर्ष प्रमुखता, एपिकल डोमिनेंस। अब मान लीजिए इधर देखिएगा, ये प्लांट बॉडी है, ये क्या है भाई आपका, प्लांट है, क्लियर हुआ। ये पौधे का क्या हुआ, अपेक्ष भाग हुआ। ये भी प्लांट का क्या होगा, अपेक्ष भाग। ये भी प्लांट का क्या होगा, अपेक्ष भाग। ये भी प्लांट का क्या होगा, अपेक्ष भाग। लेकिन ऐसे से जो छोटा निकल रहा है वो क्या है, लेटरल साइड है ना, कलिका बोलते हैं। कलिका मतलब मान लो बड है। अब जब हम ऑक्सिन हार्मोन्स का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो केवल पौधे का कौन सा भाग ग्रो करेगा, अपेक्ष भाग ग्रो करेगा। लेकिन कुछ अपेक्ष भाग इसका कौन सा अवस्था में आ जाएगा, डोमिनेंस अवस्था में आएगा। डोमिनेंस मतलब प्रसुप्त अवस्था पे रहेगा, मतलब उसके कलिका का निर्माण नहीं होगा। कलिका का निर्माण हुआ लेकिन उस कलिका में वृद्धि नहीं हुआ। अब उस कलिका में वृद्धि होने के लिए पौधे के अपेक्ष भाग को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जब पौधे के अपेक्ष भाग को काटेंगे तब कलिका वाला भाग क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तब इसको कहते हैं क्या, एपिकल डोमिनेंस। नहीं आया समझ, पहले समझ लो। जैसे कहता है कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट में जब हम किसका छिड़काव करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स का छिड़काव करेंगे, तो केवल पौधे के अपेक्ष भाग क्या करेगा, वृद्धि करेगा। लेकिन जो कलिका वाला भाग उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे ऑक्सिन हार्मोन्स का उपयोग कौन भाग कर लिया, अपेक्ष भाग कर लिया। जब तक हम अपेक्ष भाग को नहीं काटेंगे तब तक वो कलिका वाला भाग वृद्धि नहीं करेगा। आया समझ, सुन लो, नहीं देखी होगी, इधर समझ लो आप लोग, इधर समझ लो। आपको पता होना चाहिए, जैसे ये पौधा है,
किसी एक का प्लांट है, झाड़ी नुमा पौधा, इसका पौधा है झाड़ी नुमा, तो केवल देखना किसी पौधे के अपेक्ष भाग ही ज्यादा ग्रो करता है, गौर किए हो, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन वही भाग ले लेता है, ठीक। और जो उसके साथ में से जो कली बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है, आ गया समझ। तो अब इसकी कलिका को निर्माण के लिए जो गार्डनिंग वाला जो काम करता है गार्डन पे, वो इन सब पौधे के अपेक्ष भाग को क्या करेगा, कटिंग करेगा। जब उस पौधे की कटिंग करेगा तो पौधे का कटिंग वाला भाग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और वहां साइड से कलिका बनेगा, उस कलिका का क्या होगा, निर्माण। सर मतलब खाना है या तो वो या तो उसका स्टेम खाएगा या तो अपेक्ष भाग खा रहा है, तभी तो ग्रोथ करेगा ना। अपेक्ष और अगर वो पहले से है तो केवल अपेक्ष भाग ही ग्रो करते जाएगा, उसका पूरा न्यूट्रिशन को वही ले ले रहा है, नहीं है समझ। तो ये कहलाता है एपिकल डोमिनेंस। अगर पूछा एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन, ठीक, आया समझ आया। अगला लिखिएगा, प्रसुप्ता नियंत्रण, कंट्रोल डायमेंसी। ये देखिएगा क्या लिखे भाई, कंट्रोल ऑफ डायमेंसी। इधर पहले समझ लीजिए क्या कहता है भाई, कंट्रोल डायमेंसी। ये देखिएगा रामेश्वरी के घर में क्या है, आलू, बहुत सारू आलू है, मतलब कम से कम 100-200 क्विंटल आलू है, और सब आलू में उसके घर के आलू में हल्का हल्का ऐसे क्या आ गया है, नोट्स, मतलब कली आ गया है। तो कली आ गया है तो क्या करना पड़ेगा, या उसको जल्दी रांध के खाना पड़ेगा, या उसको मार्केट में जल्दी उसको क्या करने का, बेचना पड़ेगा, लेकिन लंबे समय तक के उसको नहीं रख सकते हैं। तो नहीं रख सकते हैं क्यों, क्योंकि वो बीज कौन सा कंडीशन पे है, डॉर्मेंसी पीरियड में, प्रसुप्ता अवस्था पे। अब वो अंकुरित होने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। क्या हो गया भाई, तैयार हो गया। तो अब इसमें अगर हम ऑक्सिन हार्मोन छिड़क दिए तो इसकी डॉर्मेंसी को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। और इसको हम जहाँ कोल्ड स्टोरेज है, कहाँ क्या है भाई आपका, कोल्ड स्टोरेज है, उस कोल्ड स्टोरेज में हम इसको क्या करेंगे, संग्रहित कर देंगे, और जैसे आलू पे कली है सेम वैसे ही वो कई सालों तक के वो रहेगा। नहीं है समझ। मतलब ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, डॉर्मेंसी को कंट्रोल करता है, प्रसुप्ता अवस्था को नियंत्रित करता है। अगर नियंत्रित नहीं करेगा, मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो पौधा क्या करेगा, पौधे का निर्माण हो जाएगा, वो आलू क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे करने के लिए उस पौधे मतलब आलू में क्या करेंगे, ऑक्सिन हार्मोन्स का छिड़काव करेंगे, जो उसके जो बड निकला रहता है उसको क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा, उसको वृद्धि होने से क्या करेगा, वो रोक देगा। और कहाँ स्टोर करके रखते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में। आया समझ। तो ये कहलाता है कंट्रोल ऑफ डॉर्मेंसी। सर जैसे कोल्ड स्टोरेज में कितना टेम्परेचर में रखते हैं हमको? आपको पता होना चाहिए रे, -196 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, ठीक। आप लोग पढ़े होंगे, एक शब्द पढ़े होंगे, क्रायो फ्रीजर, वैसा ये क्वेश्चन सेट में आया था, ठीक। कितना -डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, तो -196 आया, समझ आ नहीं आया, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। 10% हमारा बैटरी बचा हुआ है भाई ना। क्या हो गया, देखो तो क्या हो गया ये। अब देखिएगा, बोला मैं आप लोग को कंट्रोल, आप क्या पढ़ाया, डॉर्मेंसी। अब लिखिए, लास्ट लिखिएगा आपको, युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में। युद्ध में क्या होता है भाई, रासायनिक हथियार के रूप में। कौन से रूप में कहता है भाई, रासायनिक हथियार के रूप में। इसको समझिएगा, अगर दुश्मनों के खेत को आपको अगर बर्बाद करना है, किसके खेत को, दुश्मनों को खेत को अगर बर्बाद करना है, तो उसके खेत के फसल में सर्वप्रथम कौन सा हार्मोन डाल दो, ऑक्सिन हार्मोन डाल दो।
जब ऑक्जिन हार्मोन्स डालोगे तो उस पौधे की ग्रोथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और जब फल लगेगा तो उसकी पौधा का जो स्टेम होगा वो क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, और झुकने के पश्चात ज़्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्लियर है? तो अगर किसी के फसल को अगर बर्बाद करना है तो कौन सा हार्मोन का उपयोग करो, ऑक्जिन हार्मोन। आया समझ? क्लियर हुआ? तो किसका उपयोग करते हैं, तो एजेंट 2,4-D का 2,4-5 का क्या करते हैं भाई अपन, मिश्रण करके मिलाया जाता है। अब अगला हार्मोन आप लोग लिखेगा जिब्रेलिन। पहला हो गया क्या, ऑक्जिन हार्मोन्स, दूसरा लिखेगा जिब्रेलिन। उनको क्या पता? क्या क्या बोले सर इसमें, उनको क्या क्या? अरे 2,4-D और 2,5-D यार। क्लियर हुआ? अब अगला हार्मोन्स लिखेंगे आप लोग जिब्रेलिन। ये दोनों तो एक ही है ना सर? हाँ, पहला हो गया ऑक्जिन हार्मोन्स पर लिए, अब बंद करो, अब दूसरा हार्मोन्स का नाम लिखेगा जिब्रेलिन। अब इधर समझिएगा, अब करता है जिबरलिन। तो ये जिबरलिन क्या करता है, प्लांट में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करता है। कैसा ग्रोथ करता है, लॉन्गिट्यूडिनल। हम पढ़े कि ऑक्जिन हार्मोन्स में केवल पौधे के अपेक्स में क्या करता है, ग्रो करता है, लेकिन जिबरलिन क्या करता है, पौधे के स्टेम में लॉन्गिट्यूडिनल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इसका प्रभाव अधिक मात्रा में किसमें देखा गया है, बौना पौधे में देखा गया। बौना पौधा मतलब क्या होता है, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट में देखा गया इसका उपयोग। कौन सा प्लांट में देखा गया भाई, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट में इसका उपयोग देखा गया। जो आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, बौने पौधे हैं, उस बौने पौधे के ऊपर पे अगर जिबरलिन हार्मोन्स का छिड़काव कर दे तो उस पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी, अधिक होगी। और इसकी जो वृद्धि होती है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, वो हमेशा लिखिएगा इंटरनोड भाग में होता है। इंटरनोड पार्ट्स में क्या होता है, अधिक ग्रो होता है। तो यहां तक के। अब देखते हैं, इधर देखिएगा भाई, कहता है संवादा के अनुसार, किसके अनुसार कहता है भाई, आपका संवादा के अनुसार। इधर समझिएगा, किसके अनुसार कहता है, संवादा के अनुसार जो जिबरलिन हार्मोन्स होता है वो धान के खेत में, कौन सा खेत में कहता है, धान के खेत में, धान का क्या था, जड़ था। इधर पहले समझ लो फिर लिखेगा। संवादा नामक वैज्ञानिक ने धान के खेत से धान का क्या देखा, जड़ देखा, और उसके जड़ में क्या देखा उन्होंने, कवक देखा। क्या देखा, कवक। इसी कवक से क्या किया उन्होंने, सिंथेसिस किया। क्या किया, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण किया, और संश्लेषण करने के पश्चात जिबरलिन हार्मोन को उन्होंने क्या किया, पृथक किया। अगर पूछा ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको कवक से प्राप्त किया गया, तो कौन सा हार्मोन होगा आपका, जिबरलिन, जिसको किसके, धान के जड़ में पाए जाने वाले किससे, कवक से अलग किया, सिंथेसिस। इसी कारण धान के पेड़ में जो बेकैनी नामक रोग उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, बेकैनी नामक रोग उत्पन्न करता है। यह समझ। अगर पूछा धान के पेड़ में कौन सा कवक कौन सा रोग उत्पन्न करेगा, तो बेकैनी नामक रोग उत्पन्न करेगा। और उस कवक का क्या नाम है, तो उस कवक का नाम लिखिएगा, कवक का नाम। पहले बोलते थे जिब्रेला मोल्डी कोराई, क्या बोलते थे, सॉरी, जिब्रेला मोल्डी फार्मिंग। इधर देखिएगा, इधर पहले समझ लीजिएगा, ध्यान समझिएगा, इधर समझिएगा। धान के खेत में कवक कौन सा रोग उत्पन्न करता है, बोला मैं आप लोगों को, बेकैनी नामक रोग उत्पन्न करता है। ये जो बेकैनी नामक रोग जो उत्पन्न करने वाले जो कवक का क्या नाम था पूछेगा, तो
जिब्रेला मोल्लिफार्मिंग। पहले जिब्रेला क्या बोलते थे? मोल्लिफार्मिंग। लेकिन आजकल ये जो कवक होता है जो रोग उत्पन्न करता है उसका नाम दे दिया क्या? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। पहले जिब्रेला मोल्लीमार्फी बोलते थे और बाद में क्या बोलने लगा? जिब्रेला फ्यूजिकोराई के नाम से जाने लगे। हाँ, क्या कनेक्ट करें? अरे वाईफाई का हमको पासवर्ड ही नहीं पता रे। आपको पता है क्या प्रियंका? कैसे करते हैं? देंगे। इधर देखिएगा क्या पढ़ा रहा था भाई मैं आप लोग को? जिबरलिन हार्मोन्स पढ़ा रहा था। तो सर्वप्रथम बताया कि जिबरलिन हार्मोन्स को सर्वप्रथम क्या करता है? ये प्लांट के लॉन्गिट्यूडनल क्या करता है? ये ग्रोथ करता है, मतलब पौधे में लंबवत वृद्धि करता है। और जनरली कौन से पौधे में देखा गया है? तो जेनेटिकली ड्वार्फ वाले पौधे में, मतलब जो अनुवांशिक रूप से क्या होता है वो पौधा बौना होगा, उसी पौधे में इसका प्रभाव देखा गया है। ये जो जिबरलिन हार्मोन्स को सर्वप्रथम क्या देखा? धान के पौधे, मतलब क्या था? धान का खेत था और धान में क्या था? जड़ था, और जड़ से क्या किया? उस कवक से जिबरलिन हार्मोन्स को क्या किया था? संश्लेषण किया था। और ये जो कवक था ये धान के रोग, मतलब धान में क्या करता था? बेकैनी नामक रोग उत्पन्न करता था। और इस जो कवक को पहले बोलते थे जिब्रेला मोल्लीमार्फी बोलते थे, लेकिन आजकल इसको क्या बोलने लगा भाई? जिब्रेला फ्यूजिकोराई के नाम से जाना जाता है। इसको कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसको बताया था। इसने बताया था भाई आपका कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट किया था। देखिएगा, कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब प्रैक्टिकल किया था। कुरोसावा, पूरा ससुर नहीं, कुरोसावा। सर ऐसे बोलने से याद रहेगा क्या? एक कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था भाई? इसका एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर होता क्या? ये मतलब ये जो जिब्रेलिन हार्मोन को ये निकाला था। हाँ, अब कहता है यबूता और हयासी ने। किसका कहता है भाई? यबूता और हयासी ने। इधर देखिएगा, देखिएगा 3-4 साइंटिस्ट का नाम आ गया। पहला सवाद आया, दूसरा क्या आया? कुरोसावा आया, ठीक, तीसरा यबूता और हयासी। यबूता एवं हयासी। अब इधर देखिएगा, यबूता एवं हयासी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? ये जो जिबरलिन हार्मोन्स का संश्लेषण किया था, सिंथेसिस किया था केमिकली रूप से, और इस हार्मोन को किस रूप में प्राप्त किया? क्रिस्टल के रूप में उन्होंने क्या किया था? प्राप्त किया था। ध्यान समझिएगा, यबूता और हयासी ने क्या किया था? जिबरलिन हार्मोन्स को किस रूप में अलग किया? क्रिस्टल के रूप में क्या किया था? अलग किया, और अलग करने के पश्चात इसको जिब्रेलिन ए के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया भाई आपका? जिबरलिन ए के नाम से जानने लगा। क्लियर है था क्या? इधर देखिए आप भाई, वो क्या तक के फिर कहता है कांस नामक वैज्ञानिक ने, कौन सा नामक वैज्ञानिक ने? कांस नामक वैज्ञानिक ने पौधे में 60 प्रकार के जिबरलिन हार्मोन्स को देखा था। किसको देखा भाई? 60 प्रकार के जिबरलिन हार्मोन्स को देखा, और सबसे उपयुक्त उन्होंने नाम दिया वो जिब्रेलिक एसिड 3 को दिया। सबसे उपयुक्त हार्मोन, सबसे अधिक मात्रा में जो पावरफुल होगा वो कौन सा हार्मोन बोलता? उन्होंने GA3 को बोला, जिसको कहते हैं जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, अगर पूछा आपसे कि जिबरलिन हार्मोन्स को सर्वप्रथम किसमें देखा गया है, तो कवक से निकाला गया। यही एकलौता हार्मोन है जिसको कवक से सिंथेसिस करके क्या किया गया है? निकाला गया है। जैसे मैं आप लोग को बोला ना, जिन हार्मोन्स कवक में भी मिलता है, राइजोपस में, बैक्टीरिया में भी मिलता है कि नहीं मिलता है?
लेकिन अगर पूछेगा कवक से सिंथेसिस करके निकाला गया तो ये कौन सा हार्मोन होगा आपका? जिबरेलिन होगा। सर अभी यही समझ नहीं आया कि क्या बोलते हैं, अगर समादा ने इसको प्राप्त किया है जड़ से, तो पूरोसावा जो है वो प्रैक्टिकल किया है। हाँ, सिद्ध कर दिया उन्होंने। उसका नाम उन्होंने सिद्ध कर दिया यार, बस प्रैक्टिकल बस किया कि हाँ रियल में वहीं से अलग किया गया है। अच्छा उसी को। ठीक, तो जैसे कि आपने बोला कि बिलासपुर के गांधी चौक में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने बोल दिया। आप उसको चेक करेंगे। अब वहाँ जो चेक करने जाएगा वही तो प्रूव करेगा ना यार, तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना। क्लियर हुआ था क्या? चलिए अब अगला लिखिएगा जिबरेलिन का रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर ऑफ जिबरेलिन। लिखिएगा केमिकल नेचर ऑफ जिबरेलिन, ध्यान से समझिएगा। ये लिखा है जिबरेलिन का, क्या लिखा है अभी आपका? केमिकल नेचर ऑफ जिबरेलिन, मतलब रासायनिक रूप से जिबरेलिन क्या होता है। तो देखिएगा रासायनिक रूप से मैं बोला आपको, जो जिबरेलिन होता है वो पौधे के सभी जगह में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है अभी आपका? जिबरेलिन हार्मोन। लेकिन अधिक मात्रा में जो मिलेगा पौधों में, वो केवल पौधों के बीज में अधिक मात्रा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? पौधे के बीज में। अगर आपसे पूछा कि जिबरेलिन अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो पौधे के बीज में पाया जाता है। लेकिन अधिक मात्रा में कहाँ ग्रोथ करेगा पूछेगा, तब बताओगे कहाँ? इंटरनोड में। जेनेटिकली ड्वार्फ पौधे में अधिक उसका प्रभाव देखने को मिला। क्लियर हुआ था क्या? तो डाउट कहीं पास? इधर रामेश्वरी, पहले क्या बताया मैं आप लोग को कि जिबरेलिन हार्मोन पौधे के क्या होता है? सभी जगह में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मैं आप लोग को बोला भाई पौधे के बीज में पाया जाता है। लेकिन इसका अधिक मात्रा में प्रभाव कहाँ देखा गया है बोला तो आपका तना पे, और तने के किस भाग में पूछेगा तो इंटरनोड भाग में। क्लियर हुआ था कि? फिर अगला कहता है, इधर समझिए अब, केमिकल नेचर। अगर हम इसकी रासायनिक परिभाषा की बात करें, रासायनिक देखते हैं तो देखिएगा ये 60 प्रकार के जिबरेलिन हार्मोन को अलग किया गया है। कितने प्रकार के? 60। लेकिन सबसे उपयुक्त प्रकार के कौन होता है? जिब्रेलिक एसिड 3। जिब्रेलिक एसिड 3, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड ए का फार्मूला होता है कार्बन 19, हाइड्रोजन 24, ऑक्सीजन कितना होगा? 6। क्लियर है था क्या? अब इधर कुछ नहीं है। ए के बाद क्या आता है? 2 आता है। ए के बाद क्या होगा? Ga2 आएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें केवल हाइड्रोजन की मात्रा 2 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो? 26। अब ए के बाद क्या आता है? 3 आता है। अब इसमें से जब यहाँ 26 आए तो वहाँ कितना कम हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा? सब में देखिए केवल हाइड्रोजन का रेशियो बस कम ज्यादा होता है। ठीक, तो देखिए A3 में कितना होगा? हाइड्रोजन बाइस, ऑक्सीजन कितना है? 6। और 4 में कितना होगा आपका? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाइड्रोजन बढ़ जाएगा यहाँ पर से, और यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगा? 22, और ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा? 5। किसी को नहीं पूछता, केवल Ga3 को पूछता। और अगला इसमें जो पूछता है, इसमें जो केमिकल रासायनिक होता है उसमें रिंग पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार के रिंग मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार का रिंग मिलेगा? 2 प्रकार के। ये पिछले बार वर्ग 1 में क्वेश्चन आया था, आइसोपेंटालोनिक वाला और ये वाला गिब्बर रिंग वाला। इधर समझिएगा, ये अगर पूछा आपसे गिब्बर रिंग स्केलेटन कौन सा हार्मोन्स में देखने को मिलता है, तो कौन सा हार्मोन्स में मिलेगा आपको? जिब्रेलिन हार्मोन्स में। कौन सा बोलता है तो जो मतलब क्या बोलते हैं भाई? गिब्बर रिंग स्केलेटन, मतलब कंकाल बोलते हैं इसको, गिब्बर रिंग का कंकाल। अगला होता है, कितना होता है गिब्बर रिंग का कंकाल? तो होता है 4 कार्बन रिंग का स्केलेटन होता है। कितने कार्बन का होता है अभी आपका? 4 कार्बन का स्केलेटन का क्या होता है? रिंग होता। क्लियर हुआ? अब इसका लिखिएगा संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ जिबरेलिन। अब इसका संश्लेषण कहाँ बनता है तो लिखिएगा सिंथेसिस ऑफ जिबरेलिन हार्मोन। चलिए थोड़ा सा लिखिएगा जिबरेलिन को, सिंथेसिस इसका लिखिएगा। जिबरेलिन का संश्लेषण एसिटाइल को एंजाइम से होता। अगर पूछा इसका सिंथेसिस कहाँ होगा तो एसिटाइल को एंजाइम से होता। जैसे अभी पढ़े ना, जिन हार्मोन्स का सिंथेसिस कहाँ होता है यार? ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफैन B। उसी प्रकार से इसका सिंथेसिस कहाँ होगा? एसिटाइल को एंजाइम पे।
क्लियर होता क्या? अगर पूछा एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है तो जिबरेलिन का प्रिकर्सर है। जिबरेलिन का क्या होगा? प्रिकर्सर। लिख लिया यहाँ तक क्या? तो डाउट कहीं पास यार? हाँ, इसी में लिखे थोड़ा सा। एसिटाइल को एंजाइम के 3 अणु लिखिएगा। एसिटाइल कोएंजाइम के कितने अणु? एसिटाइल कोएंजाइम के 3 अणु, NADPH के 2 अणु। NADPH के क्या होगा? 2 अणु के साथ क्रिया करके मेवालोनिक अम्ल का निर्माण करता है। मेवालोनिक अम्ल बनाता है। पूछता है इसको मेवालोनिक अम्ल का निर्माण कैसे होगा? तो इधर देखिएगा, जिबरेलिन का सिंथेसिस कहाँ होगा? तो आपका एसिटाइल कोएंजाइम में होगा। और एसिटाइल कोएंजाइम के कितने अणु भाग लेगा? 3 अणु। और NADH2 के कितने अणु भाग लेगा? 2 अणु। दोनों से क्रिया करके कौन सा निर्माण करता है? मेवालोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ये पहला पॉइंट हुआ सिंथेसिस। दूसरा लिखिएगा यार, लिखिएगा इसी में। हो गया तक क्या? दूसरा तो बता दिया था मैं आप लोग को। इसमें क्या होता है अभी आपका, मतलब वही जिबरेलिन का स्लेटन क्या बनता है आपका? रिंग का निर्माण होता है। दूसरा लिखना है तो लिख लीजिए, लिखिएगा। लिखिएगा जेरनाइल, लिखिएगा जेरनाइल, जेरनियाल, लिखिएगा क्या? जेरनाइल, जेरनियाल, जेरनियाल, देखिए कैसा नाम है? जेरनाइल, जेरनियाल, से कोपालाइम, से कोपालाइम, से कोपालाइम पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। देखिएगा कोपालाइम पायरोफॉस्फेट लिखिए। कोपालाइस पायरोफॉस्फेट तथा उससे क्लोरीन बनता है। क्लोरीन बनता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्लोरीन क्या है? इधर समझिएगा। अगर आपसे पूछा, इधर समझिए। पहला बताया कि अर्जिन हार्मोन्स का सिंथेसिस कहाँ होगा? पूछा मैं आप लोग को एसिटाइल कोएंजाइम में। अगर पूछा दूसरा मेवालोनिक का निर्माण किससे होता है? तो एसिटाइल कोएंजाइम के कितने अणु बोला मैं आप लोग को? 3 अणु। और NADH2 के कितने अणु? 2 अणु। दोनों से क्रिया करके किसका निर्माण करेगा? मेवालोनिक का, पहला। दूसरा पूछेगा क्लोरीन का निर्माण किससे होगा? किसका निर्माण? क्लोरीन का निर्माण। तो देखिए नाम से पता चल रहा है, जेरनाइल। क्या बोलता है? जेरनाइल। दूसरा क्या है? जेरनियाल, कोपालाइस पायरोफॉस्फेट तथा उससे क्या बनता है आपका? क्लोरीन बनता है। क्या बनेगा भाई? आपका क्लोरीन का निर्माण होगा। आया समझ? ये क्या हो गया? उसका सिंथेसिस हो गया। अब एक चक्र को नहीं पूछेगा यार। सर ये बोल सकते हैं कि क्लोरीन और मेवालोनिन ये सब जिबरेलिन में बनता है। बस ये याद रखना। अब इसका लिखेगा प्रभाव एवं उपयोग। किसमें इसका उपयोग किया जाता है? इसका क्या प्रभाव? पहला लिखेगा, पहला लिखेगा तने का दीर्घीकरण, स्टेम इलांगेशन। पहला क्या होगा? तने का दीर्घीकरण, स्टेम इलांगेशन। क्या? हाँ वही तो प्रभाव, इसका उपयोग है। पहला लिखे तने का क्या होता है? दीर्घीकरण। तने का दीर्घीकरण होता समझते हो? स्टेम का इलांगेशन करता है, लंबवत वृद्धि करेगा। दूसरा लिखिएगा प्रसुप्ति को दूर करना, ब्रेकिंग ऑफ डोर्मेंसी। ब्रेकिंग ऑफ क्या होगा? डोर्मेंसी।
डोरमेंसी मतलब समझते हो, मतलब किसी भी पौधे के डोरमेंसी को क्या करना, समाप्त करना। मतलब उसके डोरमेंसी पीरियड को क्या करता है, तोड़ता है, मतलब ताकि बीज जल्दी क्या करे, अंकुरित करे। ठीक, तीसरा लिखेगा इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग, लिखेगा इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग। ये काम कहाँ है, इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग, इससे क्वेश्चन बनता है। इधर समझ लीजिएगा इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग क्या होता है, इधर समझिएगा आप लोग। ये काम का मैं पहले बता रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग इधर समझ लो भाई, इससे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि एक जिबर्लिन वाला कहानी है ये, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ये दोनों इससे इफेक्ट प्रभावित होता है। इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग मतलब पुष्पन के क्या करता है, प्रभाव। मतलब जो जिबर्लिन क्या करता है कि जो एलडीपी प्लांट होता है, एलडीपी मतलब समझ गए, लॉन्ग डे प्लांट को पुष्पन क्रिया के लिए ये किसमें कन्वर्ट करता है, एसडीपी में कन्वर्ट करता है। इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा पूछेगा तो जिबर्लिन। मतलब बड़े दिन वाले पौधे को छोटे दिन में क्या करता है, उसका छिड़काव करने से पुष्पन क्रिया में भाग लेता है। आया कुछ समझ रहे, नहीं आया, आया नहीं आया। और वहीं पर साइटोकाइनिन क्या करता है, जो एसडीपी को एलडीपी में लाता। हाँ साइटोकाइनिन, उसको बाद में लिखवाएंगे अभी साइटोकाइनिन का। हो गया, प्रियंका, संजीव, रेखा, शिव, माधुरी, कमलेश, ठीक, क्लियर हुआ पहला पॉइंट। वो यहाँ तक के मतलब पहला स्टेम इलांगेशन, लंबा वृद्धि क्या, दूसरा क्या करते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, प्रस्तुतावस्था को क्या करेगा, उसका समाप्त करेगा। तीसरा क्या बोला, इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग, जो एलडीपी रहता है उसको क्या करता है, एसडीपी में कन्वर्ट करेगा। एलडीपी से एलडीपी बनाने में क्या फायदा है सर, मतलब प्रिजर्वेशन। अरे प्रिजर्वेशन नहीं भाई, इधर देखिए क्या फायदा रहता है, जो लंबे दिन वाले पौधा रहते हैं उसके कम समय में पुष्पन की क्रिया आ जाएगी तो क्या बुराई है। जैसे अभी धान आता है, देखिए धान जनरली हम क्या बोलते हैं, जून में और जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना का रहता है ना, 4 महीना के। तो क्यों ना है, अब ये मान लो कौन सा पौधा है, एसडीपी प्लांट है, छोटे दिन वाले पौधे हैं, धान बोला खरे गधों बोलती, जून जुलाई में बोते हैं और दिसंबर मौसम में जो काटते हैं वो क्या होगा, एसडीपी होगा। और गर्मी के दिन में काट रहे हैं क्या होगा, वो एलडीपी होगा। नहीं बोला था यार, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। अब रबी या खरीफ को बता देंगे, जहाँ ज्यादा धूप चाहिए वो रबी हो गया, और जिसको कम धूप चाहिए उसको खरीफ बोलते हैं। खाद्य पदार्थ खरीफ है, चना वाला पदार्थ रबी। आप सिंपल समझ आ गया, क्लियर हुआ यार, नहीं आया। ठीक, अब देखिए, अब जो लॉन्ग डे प्लांट रहेगा उसको छोटे दिन में कर सकते हैं भाई, लंबे दिन वाले पौधे हैं तो उसको कम समय में भी उगा सकते हैं। नहीं सर, शॉर्ट डे से लॉन्ग डे को पूछती हूँ, क्या फायदा है? फायदा है ना यार भाई, मान लो छोटे दिन वाले पौधे हैं, और छोटे दिन वाले पौधे में क्या होता है, उसको अगर हम लंबे दिन वाले करेंगे तो साइटोकाइनिन का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको मान लो अभी जैसे कि टमाटर, टमाटर क्या है, एसडीपी प्लांट है कि नहीं है, एसडीपी प्लांट। तो क्यों ना हम उसको लॉन्ग डे प्लांट करें, क्योंकि गर्मी के दिन में टमाटर का भाव क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो वो शॉर्ट डे प्लांट है, क्योंकि अगर उसी को हम लॉन्ग डे प्लांट ग्रोथ करेंगे तो टमाटर का उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा, तब वो उत्पादित हो गया। नहीं आया समझ यार, जो प्रॉफिट करता है जो किसान वैसे तो करता है, वो सीजन को देख के उगाता है फसल। जैसे आप लोग को पता नहीं है, अगर किसान अगर चाहे तो धान कटाई करने के पश्चात, धान को कटाई करने के बाद उस खेत को जुताई करते हैं चना के लिए, तिवरा के लिए, तो तिवरा के पहले या चना के पहले उसमें गेहूँ वो डाल दो, धनिया डाल दो। नहीं आया समझ यार, धनिया डाल दिए ना, और पूरे किनारे, खेत के किनारे किनारे पूरा मूली लगा दो। नहीं आया समझ यार, तो एक खेत में 2 फसल होगा, और वो जो बीमारी होगा उसको भी क्या करता है, कम करता है। इसीलिए हमेशा धान के खेतों, कोई भी खेत में वैरायटी बोना चाहिए। बहुत सारे फसल लोगे, एक के प्रभाव को दूसरा क्या करता है, फसल बीमारी को रोकता है। आया समझ।
जैसे देखिएगा अधिकतर चना के खेत में धनिया डाल देते हैं, चना के खेत में गेहूं डाल देते हैं, चना के खेत में या गेहूं के खेत में सरसों डाल देते हैं। धान के साथ क्या डाल सकते हैं? धान के साथ कुछ नहीं डाल सकते, केवल धान ही डाल सकते हैं। ठीक है यार, आया समझ? चलिए, तो ये मैं बताया। इसके अलावा देखिए इसमें बोल्टिंग इफेक्ट देखा गया है। कौन सा इफेक्ट देखा गया है? बोल्टिंग इफेक्ट। बोल्टिंग इफेक्ट मतलब समझते हो? नहीं। मतलब आनुवांशिक रूप से बौने पौधे में इसका प्रभाव देखा गया है। ये क्वेश्चन पूछता है बोल्टिंग प्रभाव किसमें देखा गया है, तो बोल्टिंग इफेक्ट किसमें देखा गया पूछेगा तो आपका जिबरेलिन हार्मोन्स में। और कौन सा पौधा में, तो लिखिएगा बंदा गोभी। देखिए बंदा गोभी यार, अरे खाते होगे। कौन सा गंध आती है, किसकी गंध आती है यार? इधर सल्फर, प्याज, लहसुन, ये सब में क्या होता है? सल्फर का गंध आता है। इसी का नाक से क्या निकलता है? आंसू। अरे आता है, बहुत बदबू आता है सल्फर। हाँ लेकिन बदबू आता है। चलिए, हो गया था क्या? बोल्टिंग इफेक्ट मतलब होता है कि जो जेनेटिकली रूप से ड्वार्फ पौधे, मतलब आनुवांशिक रूप से बौना पौधा है, इसका प्रभाव देखा गया है किसमें? जिबरेलिन हार्मोन्स में। क्योंकि अगर बौने पौधे में अगर जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तो पौधे में क्या होता है? फल फूल का निर्माण होगा। क्लियर हुआ तक क्या? दूसरा लिखिएगा, अगला लिखिएगा आप लोग, हार्मोन का नाम साइटोकाइनिन। लिखिएगा अगला साइटोकाइनिन। अगला क्या लिखेंगे भाई आप लोग? साइटोकाइनिन। इधर समझिएगा, ये अगला हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स है भाई? अगला हार्मोन्स है जिसको हम क्या कहते हैं भाई अपन? साइटोकाइनिन। ये समझिएगा, साइटोकाइनिन भी पीजीआर है। क्या है भाई आपका? पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन मुख्यतः सेल डिवीजन में भाग लेता है। कौन से डिवीजन में भाग लेता है? सेल डिवीजन में। कोशिका विभाजन में मुख्य रूप से क्या होता है? जिम्मेदार होता है। कौन से विभाजन में कहता है? कोशिका विभाजन में। ठीक, इधर समझिएगा, स्पूग नामक वैज्ञानिक ने, कौन सा नामक वैज्ञानिक ने? स्पूग नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू के पौधे से, इससे तंबाकू के पौधे के तने के नोड से, किसे कहते हैं भाई? तने के इंटरनोड से, तने के इंटरनोड से साइटोकाइनिन हार्मोन्स को क्या किया उन्होंने? अलग किया। क्लियर होना तक के? इधर समझिएगा, इधर पहले समझ लो भैया। साइटोकाइनिन हार्मोन से प्रकार क्या होता है? पीजीआर है, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग क्या है? हार्मोन्स है। ठीक, साइटोकाइनिन का मुख्यतः क्या काम होता है? कोशिका विभाजन में भाग लेना। इसके तो और बहुत सारे काम हैं, अभी लिखवाएंगे जब व्यवहार इसका लिखेंगे तो, क्योंकि यह अंग निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, सेल डिफरेंशिएशन करता है ये। ठीक, और इसके अलावा जड़ तना के लिए भी निर्माण करता है आपका। इसके अलावा टिश्यू कल्चर में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्यतः इसका उपयोग कहाँ होगा? तो सेल डिवीजन में होगा, कोशिका विभाजन में होगा। तो सर्वप्रथम स्पूग नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या देखा? तंबाकू के पौधे का क्या लिया? तना, और तने के क्या लिया? इंटरनोड, और इंटरनोड में इसके प्रभाव को सर्वप्रथम क्या किया था? देखा था। जिन्होंने कोशिका का क्या करता है? वो विभाजन करता है। इसके अलावा मिलर और स्पूग ने, इसके अलावा मिलर एंड स्पूग नामक वैज्ञानिक ने साइटोकाइनिन हार्मोन्स को दो चीज से अलग किया गया है। पहला, कोकोनट के पानी से, कोकोनट के पानी से मतलब नारियल के पानी से क्या प्राप्त हुआ? काइनेटिन प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया भाई?
काइनेटिन, जबकि मक्का के अपरिपक्व बीज से मतलब मैच के इनमेच्योर सीड से जियाटिन को प्राप्त किया गया। किससे प्राप्त किया गया भाई? जियाटिन को प्राप्त किया गया, जो दोनों एक प्रकार के क्या है? साइटोकाइनेट हार्मोन्स है। अगर आपसे पूछा नारियल के पानी से कौन सा हार्मोन्स को अलग किया गया है, तो आपका साइटोकाइनेट को, मक्का के अपरिपक्व बीज से किसको अलग किया गया पूछेगा तो जियाटिन, मतलब क्या है आपका? साइटोकाइनेट हार्मोन्स है। और किस रूप में प्राप्त किया है? तो वो केवल क्रिस्टल के रूप में। क्लियर होता क्या? दोनों हाँ, दोनों को। इसका लिखिएगा केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, लिखिएगा केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, लिखिएगा केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ये क्वेश्चन पूछता है, लिखिएगा 6 पर, लिखिएगा काइनेटिन का सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र कहता है भाई आपका काइनेटिन का फार्मूला, लिखिएगा C10H9O N5। इसका लिखिए रासायनिक रूप में, लिखिएगा 6 परफ्यूरिल चलो देखिए इसको भाई, इधर समझिएगा इसको। ये काम का मैं पहले बता दिया हूँ भाई, ठीक। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या होता है? काइनेटिन का फार्मूला होता है कार्बन 10, हाइड्रोजन 9, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होगा आपका 5। यहाँ लिखा देखिए इसका केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक, ये सूत्र हो गया और रासायनिक ये नाम हो गया। तो कहता है 6 परफ्यूरियल एमिनोप्यूरिन। ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे वहाँ लिखा था ना, आपका क्या लिखे थे हमारे पास से मेवालोनिक लिखे थे ना, स्टाइल कौन जाए मेवालोनिक, ठीक, आइसोपेंटालोनिक वाला। उसी प्रकार से इससे क्या पूछेगा? 6 परफ्यूरियल एमिनोप्यूरिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सहायक होगा तो ये साइटोकाइनेट का क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन होगा। पूछा है कि 6 परफ्यूरियल एमिनोप्यूरिन किसका डेरिवेटेड है? तो लिखा है देखिएगा डीऑक्सी एडिनोसिन का है, मतलब किससे प्राप्त होता है? डेरिवेटेड करके डीएनए से प्राप्त होता है। मतलब लिखिएगा यह डीएनए का डेरिवेटेड रूप है, लिखिएगा डीएनए का डेरिवेटेड फॉर्म है। हो गया, लिख लिए। अब लिखिएगा साइटोकाइनेट का सिंथेसिस मतलब संश्लेषण कहाँ होता है? तीनों का संश्लेषण याद रखना, उसका ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन बी, और एक का क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम। इसका संश्लेषण लिखिएगा, लिखिएगा साइटोकाइनेट का संश्लेषण, बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनेट। सभी का सिंथेसिस को पढ़ ही लेना, मैं पहले बता दिया हूँ। लिखिएगा इसका संश्लेषण, लिखिएगा आइसोपेंटानाइल मेवालोनेट, सिंथेसिस, लिखिएगा इसका आइसोपेंटानाइल, आइसोपेंटानाइल मेवालोनेट पाथवे। क्या लिखा है? पेंटा NOYA आइसो पेंटे नोवा, नोवा आइसोपेंटानाइल
NOIAL, नॉइल, पेंटानॉइल। पेंटा नो 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 दो बाकी का सर दो बार हो गया सर पेन एंटानॉल लिखिएगा आइसो पेंटा नोयल पेंटानॉइल, नॉइल ये होगा आइसो पेंटानॉइल। लिखिएगा इसको सिंथेसिस में अगर पूछा साइटोकाइनिन हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होगा तो लिखेंगे क्या, आइसोपेंटानॉइल मेवालोनेट पाथवे। क्लियर है यार, ये क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले बता रहा हूँ मैं सभी का सिंथेसिस को पढ़ ही लेना अच्छे से। एक का ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन भी तीसरा दूसरा का स्टाइल बन जाए, तीसरा का क्या होगा आइसोपेंटानॉइल मेवालोनेट पाथवे। यहीं पास क्या होगा, इसका संश्लेषण होगा। हो गया। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे उसमें वेना कर्वेचर टेस्ट था, जिनमें जीवाली में क्या था, वोल्टिन प्रभाव था, इसी प्रकार से इसमें लिखिएगा रिचमैंड लैंग इफेक्ट देखा गया। अब इसका व्यवहारिक उपयोग में पहला लिखिएगा रिचमैंड लैंग इफेक्ट। हाँ, जो टेस्ट बोलते हैं ना, तीनों का पढ़ाया हूं, इसमें टेस्ट लिखिएगा रिचमैंड लैंग इफेक्ट टेस्ट देखा गया। कौन से पौधे में देखा गया है तो जेंथियम पौधा। जेंथियम जानते हो रे, जेंथियम जानते हो कि नहीं जानते हो? ये देखिएगा लटकना जानते हो, ऐसे मारते थे तो लटक जाता था जानवरों के पूछ में, तो वो ही कहलाता है जेंथियम। वो क्या लिख लिए, अब इसका उपयोग लिखिए। पहला लिखो यार कुछ, पहला लिखिए कोशिका विभाजन। क्या लिखना बोले? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। हाँ भाई, इसका उपयोग पहला क्या लिखे, कोशिका विभाजन। और देखिए कोशिका विभाजन मतलब समझते हो, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन कितने अवस्था में होता है ये सबको पता है आप लोग को। कितना अवस्था में होता है यार माया, 3 अवस्था में। पहला डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस। दूसरा क्या होगा, माइटोसिस। और तीसरा लिखिएगा साइटोकाइनेसिस। इधर समझ लो 3 अवस्था सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन की कितने अवस्था बोलता है, 3। किसमें, साइटोकाइनिन में। पहला डीएनए का क्या होगा, संश्लेषण। पहले डीएनए बनेगा ना यार, फिर उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगा, फिर उसका कोशिका द्रव्य विभाजन होगा यार। तो पहला क्या लिखे, कोशिका विभाजन। दूसरा लिखिएगा सेल इलोंगेशन। उसका क्या था, स्टेम इलांगेशन था। ये क्या है, सेल इलांगेशन है। तीसरा लिखे ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब अंग निर्माण। अगला लिखे इसका उपयोग टिश्यू कल्चर में करते हैं। इसमें उपयोग किया जाता है, टिश्यू कल्चर में उसका उपयोग किया जाता है। और ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी प्रस्तुता अवस्था को क्या करता है, नष्ट करता है। मतलब जो प्रसूतावस्था को दूर करके क्या करता है, जल्दी अंकुरण करता है। और डिले ऑफ सेंसेल, बुढ़ापा देर में लाता है। डिले ऑफ सेंसेल, चिढ़ाता, विलंब से लाता है। और लिख लीजिएगा सभी को परिपक्व करने का काम करता है। ऑल पार्ट्स, जैसे कि क्लोरोफिल, ठीक, स्टोमेटा, इन सबको क्या करता है, मैच्योर करता है, परिपक्वन का काम करता है।
वो क्या लिख रही है यार?